everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start a new topic for molecular basis of inheritance. So अपन ने लास्ट में सब डीएनए इनके बारे में पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या होता है डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की डिटेल्स, डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज रहता है, ये मैंने बताया नहीं है अभी, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे कि डीएनए इसलिए नेगेटिवली चार्ज रहता है क्योंकि उसके साथ मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फिर भी शॉर्ट में बता दें कि फॉस्फेट ग्रुप और ऑक्सीजन मतलब फॉस्फेट और ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहता है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, इसलिए डीएनए नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे तो चार्गफ्स इक्विवेलेंसी रूल में क्या है कि ये डबल डीएनए स्टैंडर्ड के लिए है। तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो प्यूरिन है, प्यूरिन मतलब एडेनाइन गुएनाइन, और ये इक्वल्स टू रहता है साइटोसिन और थाइमीन के, क्योंकि डीएनए में क्या, डीएनए में तो यूरासिल प्रेजेंट नहीं रहता है तो अपन उसको नहीं गिनेंगे, तो अपन एडेनाइन गुएनाइन इज इक्वल्स टू साइटोसिन और थाइमीन। तो ये न्यूक्लियोटाइड ए प्लस जी प्यूरिन प्लस पिरामिडिन, ए प्लस जी और टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों है, क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडिन इक्वल रहता है, मतलब प्यूरिन के पिरामिडिन इक्वल रहता है, तो ये एडेनाइन ये प्यूरिन है और ये पिरामिडिन है। ठीक है, अब उनको कट करेंगे तो वो 1 ही आएगा ना, क्योंकि वो इक्वल है। कोई सी भी इक्वेशन रखेंगे 80% 70% कुछ भी इक्वेशन रखेंगे तो ये तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे बेस रेशियो, उसका बेस रेशियो। तो बेस रेशियो इक्वल्स टू प्लस ए प्लस टी, मतलब एडेनाइन प्लस थाइमीन अपॉन जी प्लस सी, कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन स्पीसीज, मतलब कांस्टेंट रहता है ये। अब डीएनए के पढ़ेंगे, ये तो इसमें आते नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स में आएंगे कि वैल्यू दे दी जाएंगी और आपको सॉल्व करना रहेगा, निकालना रहेगा। अब देखेंगे अपन डीएनए ए प्लस टी इज ग्रेटर देन जी प्लस सी, मतलब ए प्लस टी क्या, एडेनाइन और थाइमीन, मतलब जो इधर साइड वाला जो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड वाला एडेनाइन और थाइमीन, वो जी प्लस सी के मतलब जी प्लस सी से ग्रेटर देन अगर रहा तो वो 80 टाइप ऑफ डीएनए रहेगा और वो मोर देन 1 रहेगा, उसका बेस रेशियो मोर देन 1 रहेगा। इसके लिए कांस्टेंट दिया हुआ है, पर अगर डीएनए ए डैश टी मतलब ए टी है तो टाइप ऑफ डीएनए मोर देन 1 रहेगा। इसका एग्जांपल है ई कैरियोटिक डीएनए। ठीक है, अब डीएनए, अब उसके बाद सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट ये बात कर लिया, अब हमने ए प्लस टी ग्रेटर देन जी प्लस सी से देख लिया। अब अपन देखेंगे कि डीएनए मतलब जी प्लस सी, मतलब जो गुएनाइन है और साइटोसिन है वो ग्रेटर देन है ए प्लस टी से, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, क्योंकि वो प्यूरिन और पिरामिडिन ही दोनों बीच में मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, तो जी प्लस सी ये गुआनिन प्यूरिन का है और साइटोसिन पिरामिडिन का है, तो ए प्लस टी इज इक्वल्स टू, तो ये जी सी टाइप ऑफ डीएनए रहेगा, तो इसका बेस रेशियो लेस देन 1 रहेगा। तो इसका एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन जी डैश सी कॉन्टेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर जी सी ज़्यादा रहेगा, अगर किसी में जी डैश सी, ये कोई से भी डीएनए मतलब जी डैश सी कोई से भी डीएनए में अगर ज़्यादा रहा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, अब ये मतलब ये है कि टेम्परेचर टीएम, ये टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, तो ये टीएम क्या है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ईकैरियोटिक डीएनए। तो ये क्यों लिखा कि टेम्परेचर प्रोकैरियोटिक का ज़्यादा रहेगा ईकैरियोटिक से, तो इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में अपन क्या देखा था, जी और सी, जी डैश सी इज लेस देन 1, तो जी डैश सी काय में आ रहा था, इसका एग्जाम्पल क्या था, प्रोकैरियोटिक, इसका एग्जाम्पल था प्रोकैरियोटिक, तो इसमें प्रोकैरियोटिक है ये, तो प्रोकैरियोटिक का बोला है ना कि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए मतलब प्रोकैरियोटिक जी वो ग्रेटर देन मतलब इसका हाई रहेगा जी डैश सी का। तो अपन ने यही पढ़ा था कि जो जी और डी मतलब जी डैश सी का मेल्टिंग मतलब ये हाई रहेगा, मेल्टिंग मतलब डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। अगर ये मोर रहेंगे मतलब बहुत ज़्यादा रहेंगे जी डैश सी तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा। तो इसमें जी और डी सी काय में रहते प्रोकैरियोटिक में, ओ ग्रेटर देन अपन ने पढ़ा है ना
जी डैश सी इज ग्रेटर देन ए डैश टी, तो काहे में रहते हैं वो, एग्जाम्पल इसका क्या था, प्रोकैरियोटिक, और ए डैश टी इज ग्रेटर देन जी डैश सी, तो ये यूकैरियोटिक में रहते हैं। तो जी तो किसका, तो टेम्परेचर ऑफ प्रोकैरियोटिक इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ यूकैरियोटिक। ठीक, फिर उसके बाद है अगर यूवी रेस से डीएनए को एब्जॉर्व करे तो वो 2600 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ रहती है। ये बस लर्न कर लेना। डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन वो होता है कि अगर अपन ने हाइड्रोजन कोई सी भी, मतलब ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मतलब किसी को भी हीट करते हैं 90 अबाव से, मतलब 80 to 90 20 से सेंटीमीटर, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। तो अगर अपन मतलब डीएनए मॉलिक्यूल को, मतलब ये जो ये लिखा है नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट हाई टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, then both strands of DNA will separate from each other due to breaking of H bond. It is called DNA denaturation. अगर नॉर्मल डीएनए, मतलब जो नॉर्मल पे डीएनए नॉर्मल है समझो, उसके अभी बढ़ा नहीं, और अगर अपन उसको हाई टेम्परेचर पे कर दिया 80 to 90 डिग्री, तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये जो बीच में दो डीएनए के बीच में काहे से जोड़े रखते हैं ये ए टी को, ये किससे जोड़े रखते हैं, 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़े रखते हैं। तो अगर अपन ने इसको 90 पे से हीट कर दिया, 90 डिग्री से, मतलब 80 to 90 के बीच में हीट कर दिया अगर अपन ने इसको, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे रीनेचुरेशन। तो अगर डीनेचुरेटेड डीएनए, अगर अपन ने ये डीनेचुरेटेड डीएनए है, मतलब ये 90 डिग्री पे अपन ने उसको हीट कर दिया है, अब उसको मतलब कोल्ड, मतलब जैसे कि अब धीरे धीरे उसकी हीट हमेशा थोड़ी ना रहेंगी, कम होंगी, तो अगर उसकी हीट कम होती है तो वापस जो ये 20 के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फिर से जुड़ जाएंगे, ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश और 5 डैश के ये फिर से जुड़ जाएंगे, मतलब ये ब्रेकिंग यहाँ होंगी और यहाँ पर फिर से मतलब वो बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर फिर से बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से बॉन्डिंग बन लेंगे, तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेलिकली कॉइल्ड विद अ रिवॉल्विंग लैडर। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये 2 डीएनए, तो मतलब ये 2.2 मीटर का रहता है। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम है, तो ये इतने डीएनए के फिट नहीं हो पाते होंगे सेल, तो मतलब इतने 2.2 मीटर का, तो वो ऐसे धागे जैसे लपटे रहते हैं, जैसे कि अपन धागा रहता है तो अपन उसको मतलब उसमें लपटते हैं ना धागे को रील के अंदर, वैसे ऐसे ये लपटे रहते हैं, ये डीएनए ये ऐसे रहते, ये ऐसे 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 से, तो ये उसमें ऐसे फिक्स होते, कॉइल्ड रहते, तो इसलिए रिवॉल्विंग लैडर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2 चेन्स। मतलब ये 2 चेन्स मतलब क्या रहती है, एंटी पैरेलल रहती है। 2 चेन्स एंटी पैरेलल रहती है, मतलब एक चेन इधर है तो एक चेन इधर है, मतलब जैसे ये 5 डैश से स्टार्ट है, ये 3 डैश पे है, तो ये 3 डैश और ये 5 डैश ये स्टार्ट है, तो 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल रहती है, कि ऐसा नहीं कि इसके सामने 5 ही है, इसके सामने 3 रहता है और ये 5 रहता है, ये एंटी पैरेलल रहती है। अब इसमें देखेंगे 1 चेन, मतलब जो 5 ये है वो ये कि पहली चेन 5 डैश 3 डैश पे है और दूसरी चेन 3 डैश टू 5 डैश पे है। और 2 सक्सेसिव स्टेप डिस्टेंस, मतलब जो मतलब 2 सक्सेसिव, मतलब 2 बीच के, इसकी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम रहती है। और अगर अपन इसको नैनोमीटर में करेंगे शायद 0.34 नैनोमीटर होंगी। ठीक है, अब 1 कंप्लीट डीएनए का टर्न, मतलब कैसा, ये बनाया, ये जैसे कि डीएनए है, ये तो ये 1 टन, ये टन हो रहा है, ये वहीं पर आ रहा है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 1 टन, ये एक डीएनए का, ये जो एक डीएनए का, ये एक डीएनए का, मतलब ये एक डीएनए का यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये ओवर हुआ, ये एक डीएनए का टन, तो वो बोला है 1 कंप्लीट टर्न ऑफ मॉलिक्यूल 10 स्टेप्स का रहता है। मतलब ये जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहीं पर आया, फिर ये चला, जैसे कि कोई लड़की है यहाँ पर खड़ी है, मतलब मानो कि कोई यहाँ पर मतलब एक लड़की खड़ी है, तो अगर वो यहाँ से घूम के, मतलब यहाँ से घूम के फिर यहीं पर आ जाए, मतलब यही पोजीशन पे आ जाए, तो एक उसका ये कंप्लीट टर्न होगा। ठीक है, ये ऐसे गोल घूम के वो एक ही, मतलब यही जगह पे उसका एक कंप्लीट टर्न होगा। जैसे यहाँ से गए तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहीं पर, तो ये एक उसका कंप्लीट टर्न है, जैसे कि वही जगह पे वही साइड में आ जाए। अगर ऐसे सीधे चले और ये सीधे 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 तो वही स्ट्रेट पे आ जाए, तो एक कंप्लीट टर्न होगा।
ठीक है, जितना भी मतलब ऐसा गोल घूम लो और घूम घूम के फिर ये आ गए तो ये कंप्लीट टर्न। तो वो एक कंप्लीट टर्न 10 स्टेप का रहता है, तो उसके एक मतलब 10 स्टेप का रहता है, तो मतलब क्या है 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, मतलब उसमें 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस के रहेंगे। नाइट्रोजन बेस मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन। सो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक कंप्लीट टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स लेंथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स लेंथ, उसको हेलिक्स लेंथ बोला जाता है। अब डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ फॉस्फेट इज 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि मतलब दो स्ट्रैंड के बीच में डायमीटर है जो तो वो कितना रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है वो अगर ऐसा 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 घूमा पर वो यही सेम प्लेस पे आया, मतलब वो घूम के भी यहीं पर आया, मतलब एक ही लाइन में आया, जैसे ये घूम के एक पे मतलब एक स्टेप घुमा ये स्ट्रैंड, ये जो एक स्टेप घूम के फिर ये ऐसा डीएनए का रहता है ना स्ट्रक्चर, ये यू फिर ये यू 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 यू, तो मतलब ये एक घूम के वो उसी लाइन पे आता है, तो वो 36 डिग्री पे आ जाए, मतलब कंप्लीट कर ले वो ही ईच स्टेप, मतलब यहाँ से गुड़ा तो 36 डिग्री पे ही कंप्लीट करे तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टेप बोलते हैं, मतलब एक स्टेप मतलब दो बेसिस रहते हैं, उसमें 10 मतलब जो आते हैं 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेस आते हैं, उसकी 10 उसी के बीच की 10 स्टेप रहती है। ठीक, मतलब उसको कंप्लीट टर्न बोलते हैं एक। ठीक, अब उसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स द डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। जो यूकैरियोट्स में जो डीएनए एसोसिएट रहते हैं मतलब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जैसे कि एक ये जो मतलब इसका मैं डायग्राम बताऊंगी नेक्स्ट, उसमें ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें ऐसे डीएनए से यूं लपटे हुए रहते हैं रस्सी जैसे, ये से रस्सी जैसे ऐसे डीएनए से रैप करे हुए रहते हैं, जैसे कि जो रील आती है धागे की उसमें किसी धागा लपटा हुआ रहता है ओसा, तो वो जो डीएनए है वो धागा और जो मतलब वो जो रील है वो हिस्टोन प्रोटीन, तो वो क्या बनाते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बिटवीन डीएनए हिस्टोन इज सॉल्ट लिंकेज मैग्नीशियम +2, मतलब जो बॉन्ड होती है डीएनए और हिस्टोन के बीच की बॉन्ड वो काय से रहती है, सॉल्ट लिंकेज से रहती है Mg+2 बिटवीन की। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है पॉइंट 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड। तो अगर ये क्वेश्चन अगर अपन को आता है तो डायरेक्टली लिखना है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर एक 5 की वैल्यू मैक्सिमम 1 पॉइंट ऐसे कुछ होती है तो मतलब 174 बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड। अब उसके बाद आता है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज में तो कितने हैं 48502 बेस पेयर। ठीक है, ई कोलाई 4.6 इंटू 10 बेस पेयर, और जो ह्यूमन के अंदर रहते हैं ठीक है तो वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर तो मैंने बता ही चुकी हूँ कि बेस पेयर किसको बोलते हैं। ये जब अपन ने यहाँ पर निकाला था ये बेस पेयर, बेस रेशियो बेस पेयर मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के लिए वही है बेस पेयर जो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें ये बताया कि ह्यूमन के लिए इतने बेस पेयर रहते हैं, उसमें जो बताया स्पीसीज कोई सी भी स्पीसीज ले लो, ह्यूमन की स्पीसीज के लिए 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर रहते हैं, और ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।